स्टार्ट। भगवान बुद्ध ने अपने शील में इन सभी गुणों पर यथोचित बल दिया है और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है। बुद्ध जयंती समारोह द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख और शांति देने वाले भगवान के संदेश को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि यह मानव जाति का सौभाग्य है। मेरी यह अवधारणा है कि निजी सुख और शांति के हित में मानव उस संदेश को और भी अधिकाधिक ध्यान देगा। यह प्रसन्नता की बात है कि कई एक राष्ट्रों के पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। इस सिद्धांतों का आचरण द्वारा पारस्परिक मतभेद निसंदेह कम किया जा सकता है और राष्ट्र बल का उपयोग तथा युद्ध से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध का समस्त जीवन, उनके प्रवचन और उनके संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है। हमारे देश में जहां भगवान ने निवारण प्राप्त किया और प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध का जनता के हृदयों से ऊंचा स्थान रखता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान के लोगों ने उन्हें कालांतर में ईश्वरीय अवतार का पद भी दिया था और इस देश के बुद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी पूजा बराबर होती रही। भगवान बुद्ध की विचारधारा और उनके उपदेशों का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ता है और बुद्धशील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है। मैं विनम्रतापूर्वक एक और बात कहना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने इस भूमि में निवारण प्राप्त किया और यहीं उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की। सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बुद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ से प्रतापी नरेशों और भिक्षुओं के अध्ययन व बुद्ध मत का अनेक देशों देशांतर में प्रसार हुआ। किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बुद्ध मत प्राय भारत से ही लुप्त हो गया। यह सब होते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 वर्ष इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था अथवा श्रद्धा बराबर रही। विश्व के इतिहास में शायद ही और कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा। मुझे भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता के कुछ समय तक उसकी अनुयायी कर रहे किसी अन्य मत को अपना चुकी हो, परंतु किसी भी उस देश में उस अवतार का वही आधार और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है। हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो। इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से गुजर रहा है। भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है। पैरा भारत विशेषकर गांवों में ही बसता है और यद्यपि इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह आज भी सच है कि भारत ज़्यादातर गांवों में ही बसता है। गांवों और गांव वाले की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाए उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए। महात्मा गांधी इसी प्रकार गांवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे। यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके जन्मदिन पर इन सामूहिक विकास योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। इस देश में सामूहिक विकास और सामूहिक योजना नए शब्द है, पर विचार बहुत पुराना है। इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चहुमुखी उन्नति से है। अधिक अन्न उपजाऊ संबंधी कार्यक्रम तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधारने के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबंध है और यदि एक एक पहलू को अलग अलग कर लिया जाए तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व नहीं दिया जाए, परंतु उनसे संबंधित आयोजन किसी विस्तृत योजना के ही अंग को होने चाहिए और वे समस्याएं उस योजनाओं के अंतर्गत आ जाएं। इस काम में सफलता तभी मिल सकती है जब सरकारी व्यवस्था, गैर सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग हो
और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार और बेकारी दूर करना इत्यादि सभी प्रकार के काम एक साथ हाथ में लिए जाए। महात्मा गांधी की प्रेरणा उसके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत ही निस्वार्थ भाव से किए हैं और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है, लेकिन पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा के विशिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उसका विस्तार ना तो उन्नति की ओर हुआ और ना ही इतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे। भारत और अमेरिका के बीच जनवरी 1952 में हुए समझौते से इस दिशा में उन्नति की नवीन संभावनाएं पैदा हो गई है। मैं बराबर यह विश्वास दिला रहा हूं कि भारत किसान खेती के काम में कुछ नौसिखिया नहीं है और उसे इसका कोई पीढ़ियों का अनुभव नहीं है। बिहार के किसानों के पिछले 20 वर्ष में जिस तेज़ी से नए प्रकार के गन्ने की खेती तैयार करने में अपनी सफलता प्राप्त की है, उससे यह बात प्रमाणित होती है कि भारतीय किसान लकीर के फ़कीर नहीं है, नए सुधार हेतु तरीकों को अपनाना नहीं चाहता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस बात को संतोष और विश्वास दिलाना चाहिए कि किसी एक नई पद्धति या किसी नई कीमत को उपजाने से उत्पादन अधिक होगा। पैरा। आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत शुभ का दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि आज ही एक दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश के सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ। 80 वर्ष तक काम करके और अनेक प्रकार के काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। उनका कार्यक्रम जब तक समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया बल्कि जो जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आई सभी को सुलझाने का कोई ना कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। इस समय देश की स्वाधीनता की बात है, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ति की ओर गया और उनमें उनका समय भी बहुत लगा। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे, महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझे कि जिसकी अंतर आत्मा सभी बातों को समझती है, जीवन की किसी एक बात को लेकर नहीं बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसका कार्य रूप में परिणत करने दिखलाता है, वही महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया है उसके थोड़े ही दिन बाद महात्मा जी चले गए तो हमें ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आई। हमारे सामने नित्य नए नए प्रश्न और नई नई समस्याएं आती रही और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनको हल निकालते रहे, पर हमको भी यह मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज़ को लेकर उसमें बह जाते हैं। पैरा। हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज़ पर सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय है उनसे अपना मतभेद स्पष्ट करके प्रकट करते हैं। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझें तो हमें उन समस्याओं को हल करने का मार्ग शायद ही ठीक रूप से निकल सकेगा। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह
अपनी आवाज़ केवल इस देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचाना चाहते थे, अपना संदेश दे सकते थे। ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए, परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और